वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय जो है उत्तर भारत में स्थित है और हिमालय एक विशालतम भूभाग पर फैला हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बारे में हम सोचकर भी यह मन में कई प्रश्नों को उत्पन्न करता है कि इतना विशाल हिमालय, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो हमारे मन में ऐसी चीज़ों को देखकर अनेक प्रश्न उठते हैं। इतना विशाल हिमालय आखिर बना तो बना कैसे? तो इससे संबंधित अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार दिए हैं। इससे संबंधित हम एक विचार को देखेंगे यहाँ पर, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। वैसे तो अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दिए हैं, जैसे कि होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत है तथा जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत है, जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत है और वर्तमान में जो अभी प्रसिद्ध है वो है आधुनिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो कि हैरी हैस के द्वारा दिया गया है। तो आज हम मुख्य रूप से देखेंगे कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोवर ने जो हिमालय की उत्पत्ति बताई है वो भूसन्नति सिद्धांत से बताई है। अब भूसन्नति क्या होता है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय जो है एक पर्वत है और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं तथा पर्वतों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। हिमालय पर्वत एक बलित पर्वत है और पर्वत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बलित पर्वत और दूसरा भ्रंशोत पर्वत। अच्छा, बलित पर्वत क्या होते हैं? बलित पर्वत होते हैं जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे चली जाती है और हल्की प्लेट उसके ऊपर आ जाती है। इस तरीके से ये प्लेट इधर से आई और ये प्लेट इधर से आई, इन दोनों में टकराव हुआ आया। टकराव के कारण जो प्लेट भारी होगी, चाहे ये हो तो ये अंदर चली जाएगी, अगर ये भारी है तो ये अंदर चली जाएगी। जो हल्की प्लेट है वो इसके ऊपर चढ़ जाएगी और इस तरीके से बलित यानी बल के कारण दोनों तरफ से बल लगा, बल के कारण जो पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम बलित पर्वत। भ्रंशोत पर्वत क्या होता है? भ्रंशोत पर्वत होते हैं जैसे कि ये एक प्लेट है, यहाँ पर समझ लीजिए, और यहाँ पर कोई दरार पड़ने के कारण, या फिर ये कह सकते हैं सामान्य भाषा में, यहाँ पर छोटे स्तर पर समझ लेते हैं, कोई जिस तरीके से यहाँ गड्ढा हो जाए या ये ज़मीन धंस जाए, इतनी ज़मीन धंस जाए या दरार पड़ने के कारण ये निचले भाग में चली जाए, तो ये जो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग रह गया, ये तो हो गया भ्रंशोत पर्वत। और जो ये भ्रंश यानी कि निचला क्षेत्र, यह भ्रंश घाटी का निर्माण करेगा, भ्रंश घाटी। तो जो ऊपर वाला भाग होगा उसे हम बोलेंगे भ्रंशोत पर्वत। यानी ये था एक ही प्लेट, लेकिन इसमें दरार पड़ने के कारण या कोई भी घटना होने के कारण ये धंस गया, तो यहाँ पर धंसे हुए भाग में ये बन जाएगी भ्रंश घाटी और इसकी अपेक्षा ये दोनों स्थान ऊंचे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? भ्रंशोत पर्वत। यानी पर्वतों का निर्माण हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो प्लेटों के टकराने से और एक प्लेट में दरार पड़ने के कारण। ये भ्रंशोत पर्वत हैं और ये भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी का निर्माण भी इसी तरीके से होता है कि दरार पड़ने के कारण या धंसने के कारण जो स्थल नीचा हो जाता है वह भ्रंश घाटी का निर्माण करता है। प्लेटें जो होती हैं, प्लेटें तीन तरीके से काम करेंगी। एक, या तो ये आपस में टकराएंगी तो क्या हो सकता है? पर्वतों का निर्माण हो सकता है, भूकंप आ सकता है, और यहाँ से अगर पहला नंबर ये प्लेट टकरा सकती हैं, दूसरा क्या हो सकता है? प्लेट एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। जब ये दूर जाएंगी, ये एक दूसरे से दूर हट रही होंगी, तो यहाँ जो पृथ्वी में मैग्मा भरा हुआ है वह ऊपर निकलेगा, तो यहाँ से ज्वालामुखी की प्रक्रिया हो सकती है। तथा तीसरा काम क्या कर सकती हैं प्लेटें? ये एक दूसरे से रगड़ खा सकती हैं। तीन ही प्रकार की क्रिया होगी प्लेटों के अंतर्गत। एक, प्लेट आपस में टकराएंगी, टकराने के कारण क्या होगा? बलित पर्वत का निर्माण हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं। अगर ये एक दूसरे से दूर हटती हैं तो लावा या मैग्मा क्या होगा? पृथ्वी से इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा तो ये पृथ्वी के ऊपर आ जाएगा, यानी ज्वालामुखी प्रक्रिया यहाँ संपन्न हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है? ये एक दूसरे से घर्षण कर सकती हैं, टकरा सकती हैं। तो हमने देखा यहाँ पर्वत दो प्रकार के होते हैं, बलित पर्वत यानी बल लगने के कारण, जैसे कि हम यहाँ समझेंगे बल लगने के कारण, दो एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कि ये दो प्लेटें हैं, ये आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और बढ़ने के कारण इनमें टकराव होता है।
टकराव के कारण अगर एक प्लेट, मान लीजिए ये प्लेट भारी है, ये हल्की है, तो ये हल्की वाली इसके ऊपर चढ़ जाएगी और चढ़ने के कारण ये जो उठा हुआ स्थान हो गया, यहाँ पर हो जाएगा पर्वत का निर्माण। इस तरीके से आपको शायद सही दिखे, भारी प्लेट नीचे है और हल्की प्लेट उसके ऊपर है, तो इस तरीके से बलित पर्वत का निर्माण हो जाएगा। और भ्रंशोत पर्वत में दरार पड़ने के कारण कुछ बार धंस जाएगा। अब हम समझेंगे कि ऐसे तो पर्वतों का निर्माण हो गया। पर्वतों का निर्माण दो तरीके से हो गया, बलित पर्वत और भ्रंशोत पर्वत। अब कोवर के अनुसार देखेंगे कि भूसन्नति सिद्धांत क्या है, कैसे इतने बड़े हिमालय का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसी शब्द को समझेंगे, ये शब्द है क्या, भूसन्नति क्या होता है। जर्मन वैज्ञानिक कोवर के अनुसार बलित पर्वतों की उत्पत्ति, जितने भी ये बलित पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है। इनका मानना था कि जितने भी बलित पर्वत बने हैं, आपस में जो दो प्लेटें मिल रही हैं, उसके कारण जितने भी बलित पर्वतों का निर्माण हुआ है वो सब भूसन्नतियों से हुआ है। आगे हम समझेंगे भूसन्नति क्या होता है। कोवर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। भूसन्नति का विचार सर्वप्रथम हॉल एवं डाना के द्वारा दिया गया था। भूसन्नति क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। भूसन्नति एक छिछला, सकरा और लंबाई में विस्तृत जलीय सागर क्षेत्र है, जिसमें आसपास की भूमि से अवसाद आकर जमा रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ समझेंगे हम, एक स्थल भाग ये है, ये स्थल खंड है और ये भी स्थल खंड है। किसी भी, ये सागरीय भाग है, सागर है, तो सागर दो तरफ से नहीं गिरा होगा, चारों तरफ से गिरा होगा। यहाँ 3D इमेज नहीं बना सकते, ये चारों तरफ से स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। तो अब इस स्थलीय खंड से तथा इस स्थलीय खंड से क्या होगा, जो नदियाँ यहाँ आकर मिल रही होंगी वो अपने साथ अवसाद को ला रही होंगी स्थलीय भाग से। स्थलीय भाग से अपने साथ कूड़ा करकट बहुत सारा अवसाद बहाकर ला रही होंगी, तो वो सारा अवसाद कहाँ इकट्ठा होगा, जाकर सागर में। दोनों स्थलीय भागों से नदियां आ रही हैं, ये हैं नदियां। तो कोई भी प्रक्रिया एक दिन में संपन्न नहीं होती, इसमें हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। जब ये नदियां यहाँ पर अवसाद इकट्ठा करती रहेंगी तो हजारों लाखों साल बाद क्या होगा, यहाँ पर ये दलदलीय भाग तथा ये अवसाद वाला भाग यहाँ इसकी अपेक्षा भारी होने लगेगा और भारी होने के कारण ये यहाँ पर झुकने लगेगा। भूसन्नति, इसी को भूसन्नति कहते हैं। क्यों? क्योंकि कम गहरे सागर को ही भूसन्नति कहते हैं। अधिक गहरा नहीं, जैसे कि प्रशांत महासागर या हिंद महासागर, वह नहीं, क्योंकि उसमें अगर अवसाद इकट्ठा होता भी है तो यह बहुत लंबी प्रक्रिया का परिणाम होगा कि कभी वहाँ ऐसी घटना घटित हो कि किसी पर्वत का निर्माण हो। हिमालय का निर्माण भी तैतीस सागर की जगह हुआ है, तो ये तैतीस सागर ही है, इसको हम आगे समझेंगे भी। तैतीस सागर की जगह निर्माण हुआ है। नदियों ने यहाँ अवसाद इकट्ठा करती रही और ये स्थान क्या हो गया, अधिक भारी हो गया। भारी होने के कारण ये अपनी जगह झुकने लगा। जब ये झुकने लगा तो ये पास पास आने लगे। ये जितना झुकेगा भारी होने के कारण, तो ये दोनों स्थलीय भाग सब संकुचित होने लगे, यानी कि सिकुड़ने लगे, एक दूसरे की तरफ आने लगे। जैसे कि यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये एक स्थलखंड है और एक स्थलखंड ये है, इनके बीच में यहाँ सागर है जो कम गहरा है, अधिक गहरा नहीं है। यहाँ पर नदियाँ अवसाद लेकर आईं और उन्होंने अवसाद को यहाँ इकट्ठा किया। अब हजारों लाखों वर्ष बाद ये क्या होगा, ये भाग धंसने लगेगा, यानी ये इस तरीके से और गहराई में जाने लगेगा। भार के कारण, अवसाद के कारण ये और धंसता गया। इसके बाद एक सिचुएशन ये आएगी कि ये और संकुचित होने लगेगा। तो संकुचित होने के कारण एक परिवर्तन हमें ये देखने को मिला कि जैसे जैसे भार के कारण ये क्षेत्र धंसता जा रहा है, उसी तरीके से ये दोनों भूभाग एक दूसरे की तरफ संकुचित होते जा रहे हैं, यानी एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। दो प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। सागर नीचे की तरफ अवसाद की वजह से धंसता हुआ जा रहा है और स्थलखंड एक दूसरे की तरफ
बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब ये दोनों स्थलखंड क्या हुआ, एक दूसरे के पास आ गए। पास आने के कारण इनके बीच जो अवसाद भरा हुआ है वह दबाव के कारण, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो दबाव के कारण जो अवसाद भरा हुआ है वह निकलकर बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो अवसाद भरा हुआ था वह दबाव के कारण, जब इनके बीच में बिल्कुल भी खाली स्थान नहीं रहेगा तो वह अवसाद कहाँ जाएगा, अवसाद दबाव के कारण ऐसे ऊपर निकल आएगा। इसी तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण एक ही बार में नहीं हो गया है। पहले महान हिमालय का निर्माण हुआ, फिर मध्य हिमालय का, फिर शिवालिक का। इसी तरीके से जो कम ऊंचा क्षेत्र रह जाता है वह पठार बन जाता है। जैसे कि हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार बना हुआ है, तो ये तिब्बत का पठार कम ऊंचा अवसाद यहाँ पर उठ पाया है, इसी को पठार कहते हैं यहाँ पर। तो हिमालय का निर्माण हमने कैसे देखा, कोवर के अनुसार बहुत ही सिंपल है। स्थलीय खंड के बीच में सागर था, टैथिस सागर था, और उसमें नदियां अवसाद को इकट्ठा करती रहीं, और अवसाद भारी होने के कारण एक समय क्या होगा, ये स्थान भारी होने के कारण झुकने लगेगा, और ये झुकने के कारण ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगी। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो एक कंडीशन ये आएगी कि ये आपस में टकरा जाएंगी आकर, और इनके बीच का अवसाद क्या होगा, ऊपर निकलकर फोल्ड हो जाएगा। इसे फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। यानी कोवर के अनुसार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, दो स्थलीय खंड आपस में टकराते हैं और उनके बीच में ये जो सागर में अवसाद भरा हुआ है वह निकलकर बाहर आ जाता है। वेरी सिंपल। स्थलीय खंड के बीच में एक सागर है, उसमें नदियां अवसाद डालेंगी, अवसाद लंबे समय तक इकट्ठा होता रहेगा, ये स्थान भारी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये स्थान झुकने लगेगा। झुकने के कारण ये प्लेटें आपस में टकराएंगी, टकराने के कारण यहाँ का अवसाद बाहर निकल जाएगा और एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में उभर कर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हमने प्रोसेस को समझ लिया है। अब आगे हम ये देखेंगे कि ये स्थलीय भाग, ये भूखंड हैं, परंतु ये भूखंड का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले हम ये समझेंगे, कोवर का मानना है कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और टकराने के कारण उनका जो बीच का अवसाद था वह निकलकर बाहर आ जाता है और उससे हिमालय का निर्माण होता है। तो वास्तविकता में वो दो प्लेटें कौन सी थीं, एक थी गोंडवाना लैंड का हिस्सा और एक अंगारा लैंड का हिस्सा। तो गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। वास्तविकता में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी पर केवल दो ही चीजें थीं, एक पेंजिया भूभाग था, यानी ये कह सकते हैं हम कि एक ही महाद्वीप था। पूरी पृथ्वी पर एक ही स्थल भाग था, एक ही महाद्वीप था, उसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। तथा ये जो पृथ्वी पर जल भरा हुआ था इसे हम पैंथालासा के नाम से जानते हैं। यानी दो ही चीज थी, एक पेंजिया और पैंथालासा। पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर पेंजिया और पैंथालासा। पैंथालासा जो है जलीय भाग है और पेंजिया स्थलीय यानी जमीनी भाग है। जमीन वाला एक ही भाग था पेंजिया और जल वाला भाग था पैंथालासा। तो ये दो चीज हमें देखने को मिलती हैं। अब क्या हुआ, लंबे समय के बाद इनमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद लंबे समय के बाद क्या हुआ कि इनमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रत्येक, ये कह सकते हैं हम, कुछ समय बाद हमेशा हमें कुछ न कुछ परिवर्तन प्रकृति में देखने को मिलता है। प्रकृति कभी भी स्थायी रूप से स्थिर नहीं है कि वह हमेशा के लिए स्थिर हो। एक जो परिवर्तन हो गया वह हमेशा के लिए फिक्स हो जाए कि हमें वही परिवर्तन दिखेगा, दूसरा परिवर्तन हमें नहीं दिखेगा। तो इसी तरीके से यहाँ एक परिवर्तन देखने को मिला कि पेंजिया का विखंडन हुआ, यानी कि टूट गया, दो भागों में ये टूट गया। ये बीच से टूट गया, एक हो गया उत्तरी और एक हो गया दक्षिणी। पेंजिया दो भागों में टूट गया, इसको कहते हैं हम अंगारा लैंड। जो पेंजिया दो भागों में टूटा है, ऊपर वाले को अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड के नाम से। अंगारा लैंड तथा ये हो गया गोंडवाना लैंड। अच्छा, अगर हमें याद नहीं रहे तो हम कैसे याद रखेंगे, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पेंजिया दो भागों में टूटा, उत्तरी पेंजिया तथा दक्षिणी पेंजिया। अब आग जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है,
अंगारा, अंगारा से आप सेंस लगा सकते हो आग से। आग में क्या होते हैं? अंगारे होते हैं। तो आग जो होती है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। इसमें क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा अंगारा लैंड है, कौन सा गोंडवाना लैंड है। तो आग हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर वाला हो जाएगा अंगारा लैंड और नीचे वाला हो जाएगा गोंडवाना लैंड। इस तरीके से पेंजिया दो भागों में टूट गई। अब इनके बीच में एक नया सागर का निर्माण हुआ है। इसे हम जानते हैं टेथिस सागर के नाम से। अभी तक संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही जलीय भाग था, पैंथालासा। अब इनके बीच में एक और सागर का निर्माण हुआ है, इसे हम कहते हैं टेथिस सागर। ये वही टेथिस सागर है जहां दो प्लेटें आपस में टकराई थी। अब वो दो प्लेटें कौन सी थी, उनको हम इस तरीके से समझते जाएंगे। अब ये दो भागों में टूट गया, फिर लंबे समय के बाद परिवर्तन हुआ, तो ये उत्तरी पेंजिया यानी अंगारा लैंड फिर से इसमें विखंडन होता है। ये टूट जाता है दो भागों में। केवल हम अभी उत्तरी पेंजिया की बात कर रहे हैं, अंगारा लैंड की। इस तरीके से ये फिर से टूट जाता है। ये कहलाता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, नॉर्थ अमेरिका। ये पूरा कहलाता है यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, इसमें दोनों ही सम्मिलित हैं। यूरोप प्लस एशिया। इस तरीके से आप ये भी समझ सकते हो प्लेटों का निर्माण हो रहा है और इसी तरीके से महाद्वीपों का निर्माण हो रहा है। गोंडवाना लैंड ये भी कई भागों में टूट गया। यहाँ पर ये टूटा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद यहाँ पर ये टूटेगा अफ्रीका। ये अफ्रीका का हिस्सा है तथा यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये सब प्लेटों के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से पूरी पृथ्वी पर यहाँ एक जो भाग बच जाता है वो है अंटार्कटिका। पूरी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें तथा 20 छोटी प्लेटों का निर्माण हुआ। यहाँ कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। इसी तरीके से विखंडन से हम कह सकते हैं कि हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, या ये कह सकते हैं कि प्लेटों का निर्माण हुआ। 7 बड़ी प्लेटों का निर्माण हुआ और 20 छोटी छोटी प्लेटों का निर्माण हुआ। तो यहीं से, यहाँ से अफ्रीका का एक भाग टूटकर, यहाँ से ये वाला भाग टूटकर अफ्रीका का ये उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि ये वाला पार्ट गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। ये यूरेशियन प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, और ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तथा ये अंटार्कटिका प्लेट है। अफ्रीका का एक भाग यहाँ से टूटकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है और इसके बीच में ये है टेथिस सागर। तो यहीं पर हम समझने का प्रयास करेंगे जो हमने पीछे समझा कि यहाँ से एक प्लेट ये है और एक ये यूरेशियन प्लेट है, यानी प्रायद्वीपीय भारत। हमारा जो ये भाग टूटकर गया है अफ्रीका से, ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि ये नीचे का पूरा गोंडवाना लैंड है, ऊपर का पूरा अंगारा लैंड है। तो प्रायद्वीपीय भारत हो गया गोंडवाना लैंड का हिस्सा और यूरेशियन प्लेट ये हो गई अंगारा लैंड का हिस्सा। इनके बीच में है टेथिस सागर। इन दोनों भूभागों से जो नदियां निकली, उन्होंने यहाँ अवसाद को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया और ये भाग क्या हुआ, अपने जगह यहाँ धंसने लगा। धंसने के कारण ये प्लेटें और पास आती गई और पास ये आती गई। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो इनके बीच में जो अवसाद भरा हुआ है यही निकलकर बाहर आ जाएगा। इसी से हिमालय का निर्माण हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हो। एक प्लेट इधर से टकराएगी, एक इधर से, इनके बीच में अवसाद भरा हुआ है। आप नॉर्मल सा अपने जीवन में देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप सिकोड़ने का प्रयास करते हो तो बीच वाला भाग क्या होता है, उठ जाता है। आप एक बलून लीजिए और बलून को आप दोनों तरफ से दबाइए, दोनों तरफ से दबाने का प्रयास कीजिए। अब उसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो क्या करेगी, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, जब दोनों तरफ से दबाएंगे तो ऊपर भी निकलेगा, उसका हिस्सा नीचे भी निकलेगा। इसी तरीके से आप यहाँ प्रैक्टिकल कर सकते हैं। हिमालय, यहाँ जो बीच में अवसाद भरा हुआ है वो या तो ऊपर उठेगा और नीचे उठेगा। नीचे जो उठेगा वह तो मैग्मा के रूप में पिघलकर फिर कहीं और यहाँ पर निकल जाएगा जहाँ से ये प्लेट हटकर आई है, क्योंकि वहाँ पर स्थान खाली हो चुका है तो उसको भी तो भरेगा मैग्मा, उस स्थान को भरेगा। यहाँ से जो पिघल कर जाएगा वो इस स्थान को भरेगा और जो ऊपर निकलेगा वो फोल्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये पर्वत हो जाएंगे। इसी को हमने हिमालय नाम दिया है। सिंपल सा आप बलून पर चेक कर सकते हो, दबाओगे कुछ भाग ऊपर निकलेगा, कुछ नीचे निकल जाएगा।
इस तरीके से कोबर का नियम हमारा यहाँ पर सिद्ध होता है। बहुत ही आसान सा नियम है, परंतु इसमें भी एक आलोचना हुई है। आलोचना सबकी होती है। जब तक हम किसी सिद्धांत का कोई सिद्धांत देते हैं, जब तक दूसरा उस पर कोई सिद्धांत नहीं आ जाता है, तब तक तो वह सही है। अगर उसके बाद कोई और आकर उससे और बेहतर कर देता है, तो वह सिद्धांत में कुछ ना कुछ थोड़ी सी कमी प्रूफ कर देता है। तो इनका सिद्धांत तो सही है, परंतु इनके बाद जो सिद्धांत दिया है महोदय हैरी हेस ने, उनका भी इसी तरीके से सिद्धांत है, परंतु प्लेटें आपस में टकराएंगी। टकराने का कारण बताया है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी तो भारी प्लेट जो होगी वह नीचे चली जाती है, हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। इसलिए इनकी कुछ जगह आलोचना भी हुई है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम समझते हैं कोबर के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति। इस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हमने देख ली, किस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से अलग हुई हैं, विखंडन हुआ है, और फिर किस तरीके से ये एक दूसरे की तरफ बढ़ी हैं। इनके बीच में सागर आ जाता है, अपसाद होता है, वह ऊपर उठ जाता है। प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, ये हमने समझ लिया। हमारा जो प्रायद्वीप है भारत का, वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। पेंजिया का विभाजन 2 भागों में हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना और अंगारा लैंड के बीच सकरा सागर बना, यानी ये टेथिस सागर का निर्माण हुआ। दोनों तरफ के भूखंडों से नदियां टेथिस सागर में क्या कर रही थी, अपना अवसाद लाकर इकट्ठा कर रही थी। यहाँ से भी कुछ नदियां जा रही होंगी, यहाँ से भी कुछ नदियां यहाँ पर अवसाद को इकट्ठा कर रही थी। अवसादों के भार से भूसन्नति नीचे की ओर धंसने लगी। जब यहाँ वजन बढ़ेगा तो ये अपने जगह नीचे की ओर धंसने लगेगी। भूसन्नति सक्रिय होने लगी, यानी कि कम चौड़ी होने लगी, अपनी जगह धंसने लगेगी। तो क्या होगा, अपनी जगह कोई चीज यहाँ पर ऐसी फैली हुई है, धंसने लगेगी, तो इस तरीके से वह सिकुड़ती हुई जाएगी, सक्रिय होने लगेगी, कम चौड़ी होने लगेगी। उसमें संकुचन होने लगा, यानी सिकुड़ने लगी। संकुचन बल के कारण दोनों तरफ के भूखंड दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे कि हमने यहाँ बताया, ये यहाँ पर धंसने लगेगी, ये दोनों एक दूसरे की ओर और आगे बढ़ने लगेंगे, जिससे दबाव के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। यहाँ से हमने समझ लिया कि हमारा जो उत्तर भारत में इतना विशालतम हिमालय स्थित है, उसका निर्माण इस तरीके से कोबर महोदय ने बताया है। भूसन्नति, यानी भूसन्नति का अर्थ है सागर से हुआ है। सागर में अवसाद था, दोनों तरफ से क्या हुआ, बल लगा, और बीच में अवसाद क्या हुआ, फोल्ड हो गया, ऊपर की तरफ खड़ा हो गया। इससे हिमालय का निर्माण हुआ है। फिर कोबर महोदय की आलोचना किस कारण हुई, अब हम ये समझेंगे। कोबर महोदय की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि कोबर भूसन्नति बलित पर्वतों का निर्माण विचार तो सत्य है और आज भी प्रासंगिक है इनका, लेकिन भूसन्नति से जो ये अवतलन होता है, नीचे की तरफ धंसता है तथा इनमें संकुचन होता है, इतना बल नहीं उत्पन्न कर सकता कि इतना विशाल हिमालय का ये निर्माण कर सके। मतलब सब कुछ सही है इनका, ये प्लेट इस तरीके से विखंडन हो रहा है, ये भी सिद्धांत यहाँ तक पूरा सही है। ये उत्तर की तरफ बढ़ता है, ये भी सही है। ये टकराता है इससे, ये भी सही है। इनके बीच में अवसाद है, ये सब कुछ सही है। इनका पूरा सिद्धांत यहाँ तक सिद्ध होता है। बस आलोचना इनकी कहाँ होती है कि अवसाद भार के कारण झुक सकता है, ये स्थान नीचे धंस सकता है, उसके कारण ये प्लेटें आपस में पास पास आ भी सकती हैं, परंतु यहाँ पर इतना बल उत्पन्न नहीं हो सकता कि इतना ऊंचा 8000 से 9000 तक के हमें देखने को मिलते मीटर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, उनका निर्माण कर सके। इतना बल ये उत्पन्न नहीं कर सकता, यानी ये पास तो आ सकती हैं, लेकिन केवल और केवल दबाव के कारण इतनी तेजी से ये नहीं टकरा सकती कि एक विशाल हिमालय का यहाँ निर्माण कर सके। तो इस बल की व्याख्या बाद में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ने कर दी है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें बस हमने इतना ही देखा कि कोबर महोदय का मानना है बीच में सागर है, अवसाद इकट्ठा हुआ, ये जमा हो गया, नीचे की तरफ झुक गया, प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी और एक दूसरे बढ़ने के कारण अवसाद को ऊपर धकेल देंगे। इससे क्या होगा, हिमालय का निर्माण हो जाएगा। ये कोबर महोदय का मानना है। अब इनके विचार का जो खंडन करेंगे वो करेंगे हैरी हेस महोदय। उनका मानना है कि ये सब चीज बिल्कुल सही है, पर बस ये जो है यहाँ पर प्लेटें टकराएंगी तो उससे इतना बल उत्पन्न नहीं होगा। प्लेटें टकराने से ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, इससे हिमालय का निर्माण होगा। आज भी हम वर्तमान में देखते हैं कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी पहले 8848 मीटर ऊंचा था, अब 8850
मीटर हमें देखने को मिलता है। यानी ये 2 मीटर कैसे बढ़ा? इसी के कारण कि आज भी यह प्रक्रिया चालू है। ये प्लेट अंदर की तरफ बढ़ रही है और ये प्लेट इसके ऊपर अभी तक ऊपर चढ़ती हुई जा रही है, इसलिए हमें ये परिवर्तन आज भी देखने को मिलते हैं। अभी भी हिमालय का निर्माण जारी है, हिमालय की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये देख लिया कि हिमालय का निर्माण कोबर महोदय के अनुसार देख लिया कि कैसे हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि हैरी हेस ने इसमें क्या परिवर्तन किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे कंटिन्यूअस। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।